स्वागत है आप सभी का बिल्कुल एक नए मज़ेदार गणित के पाठ में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 6 पाठ 2 का पूर्ण संख्याएं का पहला वीडियो, जो सिर्फ और सिर्फ परिचय का वीडियो है। इस लेसन में कौन कौन से टॉपिक हैं, उस टॉपिक के बारे में आज हम बताएंगे कि ये टॉपिक में क्या आता है क्या नहीं आता है। तो मैं कहूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखिएगा। जो जो टॉपिक को मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल डरना नहीं है, उस टॉपिक को बस समझना है कि ये टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं, इसका यूज़ जो अभ्यास करेंगे उसमें कहाँ हो रहा है। तो बिल्कुल आप अभ्यास को आसान तरीके से कर लेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरी स्लाइड्स देखिएगा, पूरे टॉपिक जो जो टॉपिक हैं इसमें कवर किए गए हैं। अगर ये वीडियो आप देख लेंगे तो वीडियो अभ्यास वाली वीडियो है, आप बिल्कुल डरेंगे नहीं। उसको भी देख के एकदम आप अपने अच्छे तरीके से सीख जाएंगे अभ्यास करना। लेकिन इस वीडियो को ज़रूर देखना है क्योंकि यही वीडियो इम्पोर्टेंट है। इसके देखने के बाद अभ्यास को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये परिचय का वीडियो। इस वीडियो में पहली टॉपिक है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो आप सभी जानते हैं, जो इससे पहले वाली वीडियो थी, इससे पहला वाला पार्ट था, उसका नाम था प्राकृतिक संख्याएं। तो सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। चूंकि वीडियो में देख लिए हैं तो प्राकृतिक संख्याएं आप बता रहा हूं मैं। प्राकृतिक संख्याएं एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये सभी जानते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। देखिए, इस प्राकृतिक संख्या में एक संख्या नहीं है। कौन सी नहीं है? मैं कह रहा हूँ ज़ीरो नहीं है। ठीक है। अब इस प्राकृतिक संख्या में हमने ज़ीरो भी ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? मेरा पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है। प्राकृतिक संख्या में मैंने ज़ीरो जोड़ा तो ये क्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। इस लेसन में हम सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे पहला जो बुलेट है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है। आप समझ गए होंगे कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाती हैं। ठीक है। दूसरा सवाल ये मेरा कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। बिल्कुल है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। लेकिन प्राकृतिक संख्या की बात करें तो प्राकृतिक संख्या में एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है। पूर्ण संख्या सबसे छोटी 0 है और प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी 1 है। अगर दोनों की बात की जाए कि दोनों में बड़ी संख्या कौन है, मतलब ये कि पूर्ण संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है या प्राकृतिक संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैं पहले बता चुका हूँ इससे पहले भी वाली वीडियो में कि ये जो संख्याएं हैं इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। इसका मतलब इसमें कोई बड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि ये अनंत तक है। जिसका कोई अंत ना हो, और जिसका कोई अंत ना हो वो बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो क्या इसमें सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हो सकती है? तो आपका जवाब आएगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इसमें ये संख्याएं अनंत तक जाती हैं, इस वजह से आकलन नहीं किया जा सकता है। क्योंकि हर पूर्ण संख्या के बाद एक बड़ी पूर्ण संख्या होती है, इसलिए पूर्ण संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, अर्थात कोई भी पूर्ण संख्या सबसे बड़ी नहीं होती। याद रखने की बातें देखिए, पूर्ण संख्याएं 0 से होकर अनंत तक जाती हैं। आपने देखा यहाँ पे। ठीक है। अनंत तक का मतलब 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। ये हमारी पूर्ण संख्या हो गई है। यहाँ इसमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं है। ऋणात्मक का मतलब ये शामिल नहीं होती हैं। ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। इनका उपयोग गिनती, माप एवं दैनिक गणना में होता है। ठीक है। पूर्ण संख्याएं आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे टॉपिक। पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। अब देखिए, पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। आप सभी जानते हैं संख्या रेखा के बारे में, इससे पहले वाले लेसन में आप पढ़ चुके हैं।
ठीक है। संख्या रेखा पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये होती है हमारी सेंटर पॉइंट होता है इसमें, और जो भी राइट साइड में होती हैं हमारी, राइट साइड में, दाहिनी साइड में, ये हमारी धनात्मक संख्याएं होती हैं, धनात्मक। और बाएं साइड वाली, ये जो लेफ्ट साइड में, जीरो के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड यानी बाएं में, ये हमारी ऋणात्मक होती हैं, ठीक है। तो संख्या रेखा पर किस तरह प्रदर्शित करते हैं संख्याओं को? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसी तरह और भी करते चले जाएंगे। ये हमारा हो गया पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरा उदाहरण है, उदाहरण ये है कि 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। 0 से 5 कर लीजिए, 0 से 5 तक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है। तो सबसे पहले आप संख्या रेखा खींचेंगे, यहाँ पे बीच में 0, 1, 2, 3, 4, ये 5 हो गया। ये मेरा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि प्रदर्शित करना है इसलिए प्रदर्शित हो गया है। अब आते हैं, हमारा तीसरा टॉपिक है क्रमांगत पूर्ण संख्याएं। क्रमांगत पूर्ण संख्याएं क्या होती है? जब पूर्ण संख्याओं को किसी निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जैसे एक के बाद एक बढ़ती या घटती हुई, तब उन्हें क्रमांगत पूर्ण संख्याएं कहा जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, मैं कहूँ कि 1 से 10 तक की क्रमांगत पूर्ण संख्याएं लिखें, तो आपको लिखना है क्रमांगत पूर्ण संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये क्रमांगत पूर्ण संख्याएं हो गई, ठीक है। बीच में कोई भी नंबर छूटा नहीं है, अगर छूट जाता तो वो क्रमांगत पूर्ण संख्याएं नहीं होती, ठीक है। देखिए, इसमें 2 उदाहरण मैंने दिया है। 100 से पहले 2 क्रमांगत पूर्ण संख्याएं लिखिए। 100 से पहले 2 हैं, एक है 98 और दूसरा है 99 और तीसरा इसमें दिया हुआ है 100। इसी प्रकार 101 से प्रारंभ 4 क्रमांगत पूर्ण संख्याओं को लिखिए। 101 से स्टार्ट हो, 101, 102, 103 और 104। ये हमारा हो गया क्रमांगत पूर्ण संख्याएं, यानी एक क्रम में आए, ठीक है, बीच में कोई गैपिंग ना हो। अगर गैपिंग आती है तो वो क्रमांगत नहीं होंगे। क्रमांगत का मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, या एक के पहले एक, एक के पहले एक, एक के पहले एक, कोई संख्या छूटनी नहीं चाहिए बीच में। अब आते हैं पूर्ण संख्याओं में योग का प्रगुण। योग का प्रगुण, तो इसमें पहली टॉपिक हमारी आती है योग का समवर्ग प्रगुण, ठीक है। 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदा पूर्ण संख्याएं होती हैं, इसे पूर्ण संख्याओं के योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। देखिए, 2 संख्याएं लेते हैं, एक है 5 और दूसरी है 4। देखिए, इसमें क्या क्या है, दोनों पूर्ण संख्या हैं, 5 भी पूर्ण संख्या है और 4 भी पूर्ण संख्या है। तो ये कह रहा है 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। चेक करते हैं, 5 प्लस 4 बराबर 9। क्या 5 तो पूर्ण संख्या है, 4 भी है, क्या 9 पूर्ण संख्या है? बिल्कुल है, पूर्ण संख्या 9 भी है। तो इससे ये पता चला कि 2 पूर्ण संख्याओं का योगफल सदैव पूर्ण संख्या होता है। इसे क्या कहते हैं? योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं, ठीक है। अब
इसी में दूसरा आता है हमारा योग का क्रम विनिमय प्रगुण। योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है? जब दो संख्याओं को जोड़ने का क्रम बदल देने पर भी योग समान रहता है तो इसे योग का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। मतलब ये कह रहा है कि यदि a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यदि a प्लस बी और b प्लस ए का दोनों का योग सेम आता है तो ये हमारा होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। उदाहरण, दो संख्याएं लेते हैं, एक 3 लेते हैं, एक 7 लेते हैं। ठीक है, ये a हो गई मेरी और ये b हो गया। ठीक है, अब a प्लस बी यानी 3 प्लस 7 करते हैं, आपका जो योगफल आता है 10 आता है। अब बिल्कुल इस संख्याएं का जो है क्रम बदल दीजिए। पहले 7 लिख दीजिए, फिर 3 लिखने के बाद देखिए क्या आंसर आता है। दोनों का बिल्कुल सेम आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये योग का क्रम विनिमय प्रगुण है। यानी किसी भी योगफल में संख्याओं का क्रम बदल देने पर योगफल अगर सेम आता है तो ये हमारा होता है योग का क्रम विनिमय प्रगुण। क्या होता है? योग का क्रम विनिमय प्रगुण। ये इनको याद करने के लिए सबसे आसान है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। ठीक है, इसमें देखिए तीसरा आता है योग का तत्सम अवयव। योग का तत्सम अवयव क्या कहता है? जब किसी संख्या में ऐसा अवयव जोड़ा जाए जिससे संख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे योग का तत्सम अवयव कहते हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे कि किसी भी संख्या में हम क्या जोड़ दें कि वही संख्या हमें प्राप्त हो। तो आप कहेंगे किसी भी संख्या में अगर 0 को हम जोड़ दें तो हमारा जो योगफल आता है वही संख्या आता है। ठीक है, किसी भी पूर्ण संख्या में अगर हम 0 जोड़ते हैं तो हमारा जो है योगफल वही संख्या आती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए मैं लेता हूँ एक संख्या 5, इसमें 0 ऐड करता हूँ, 0 जोड़ता हूँ तो क्या आता है? 5 में अगर 0 जोड़ दोगे तो क्या आ जाता है? हमारा वही संख्या प्राप्त हो जाती है। अगर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो मेरा ये क्या होता है? अगर वही संख्या प्राप्त हो जाती है तो ये मेरा हो जाता है योग का तत्समक अवयव। ठीक है, अब आते हैं इसमें चौथा, देखिए क्या है योग का सहचार प्रगुण। इसमें देखिए क्या होता है, 3 संख्याएं हों, अगर तीनों का क्रम बदल दिया जाए तो भी उसका योगफल वही आना चाहिए। इसका मतलब ये, इसमें एक चीज़ याद करने का है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये इसमें 3 संख्याएं हैं। हम देखते हैं एक उदाहरण लेके क्या योग का तत्समक अवयव इस पे फॉलो हो रहा है कि नहीं। 3 संख्याएं लेते हैं, एक 3 है, एक 4 है, एक 6 है। इसको a मानिए, इसको b, इसको c। अब इसमें पुट कर दिए आप वैल्यू को। ठीक है, तो 3 प्लस 4 प्लस 6, 6 4 3 7 प्लस 6 बराबर हो गया 13। इसमें अब इसमें धरते हैं 3 प्लस 4 प्लस 6, 3 प्लस 6 4 10 बराबर 13। देखिए यहाँ पे भी 13 आ गया, यहाँ पे भी 13 आ गया। ठीक है, तो यही कह रहा है जब किसी संख्या में ऐसा अवयव जोड़ा जाए जिसकी संख्या में कोई परिवर्तन ना हो तो उसे योग का तत्समक अवयव कहते हैं। समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा, देखिए पूर्ण संख्याओं में है हमारा, पूर्ण संख्याओं में गुणा का प्रगुण। अभी तक तो योग का था, अब इसमें आता है हमारा गुणा का
प्रगुण। ठीक है, इसमें पहला है कि जब तीन संख्याओं को गुणा करते समय गुणा के समूह को बदलने का परिणाम समान रहे तो इसे गुणन का सहचार प्रगुण कहते हैं। मतलब a गुणे b गुणे c इक्वल टू a गुणे b गुणे c। तीन संख्या लेते हैं 4, 5 और 6, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें रखते हैं 3 गुणे 4 गुणे 6, 3 चौको 12 गुणे 6, 12 छक्का 72, ये हो गया। इसमें रखते हैं 3 गुणे 5 गुणे 6, तो ये होगा 3 गुणे 6 25 30, सॉरी 4 यहाँ पे है, यहाँ पे रखते हैं 4 गुणे 5 गुणे 6, तो 6 25 30 और 4 4 3 12, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई। यहाँ पे देखिए पहला है हमारा गुणन का सहचार प्रगुण। ठीक है, यहाँ पे देखिए a गुणे b गुणे c बराबर a गुणे b गुणे c, ब्रैकेट चेंज है, संख्याएं सेम है लेकिन ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया गया है। ये कह रहा है जब तीन संख्याओं को गुणा करते समय संख्या के समूह को बदलने पर परिणाम समान रहे तो इसे गुणन का सहचार प्रगुण कहते हैं। हम लेते हैं तीन संख्याएं 3, 5 और 7, इसमें पुट करते हैं। पहले में 3 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है, तो 5 3 15 गुणे 7, 15 7 105, ये हुआ हमारा ये। अब इसमें रखते हैं बगल वाले में 3 गुणे 5 गुणे 7, 3 गुणे 35 35 तियाँ 105। देखिए सिर्फ ब्रैकेट हमने बदल दिया है लेकिन इसके गुणनफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सेम हुआ है, तो इसे बोलते हैं हम गुणन का सहचार प्रगुण। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। दूसरा इसमें देखते हैं क्या है, गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। इसमें है दूसरा गुणन का क्रम विनिमय प्रगुण। जब दो संख्याओं को गुणा करने का क्रम बदलने पर भी गुणनफल समान रहे तो इसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। देखिए उसमें था योग में a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इसमें देखिए a गुणे बी इक्वल टू बी गुणे ए। ठीक है, यहाँ पे देखिए a गुणे बी बराबर b गुणे ए। एग्जाम्पल लेते हैं, a बराबर 5 रखते हैं, b बराबर 6, तो a की जगह आपको रखना है 5 और b की जगह रखना है 6। यहाँ पे वैल्यू को हम पुट करते हैं, a बराबर रखते हैं 5 गुणे b बराबर 6, बराबर आ गया 6 25 30, और इस संख्या को एक बार पलट देते हैं, 6 गुणे 5 करते हैं यानी b गुणे a बराबर 6 25 30। देखिए दोनों संख्याएं हमारी सेम आ रही है, इसका मतलब गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण ये है। क्या कह रहा है गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण, जब दो संख्याओं को गुणा करने का क्रम बदलने पर भी गुणनफल समान रहे तो इसे गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। तीसरा इसमें देखते हैं क्या है, शून्य का गुणन प्रगुण। शून्य का गुणन प्रगुण में देखिए क्या होता है, जब किसी भी संख्या को शून्य से गुणा किया जाता है तो उसका गुणनफल हमेशा शून्य होता है। आप सभी जानते हैं किसी भी संख्या 0 से लेके इनफाइनाइट किसी भी संख्या में अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो उसका परिणाम हमारा 0 ही आता है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं, एक उदाहरण लेके करते हैं। मान लीजिए संख्या है 5, ठीक है, इस 5 में अगर हम 0 का गुणा करते हैं, 5 0 0,
8 लेते हैं, 8 में करते हैं 8 जीरो, यानी किसी भी संख्या में हम अगर 0 का गुणा करें तो परिणाम हमारा 0 आता है, गुणनफल हमारा 0 आता है। ठीक है, अब अगले में आते हैं हमारा, देखिए क्या है, गुणन का तत्समक अवयव। गुणन का तत्समक अवयव देखिए क्या कह रहा है, जब किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो तो 1 का उस संख्या का गुणन का तत्समक अवयव कहा जाता है। किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में, माना 0 से लेके इनफाइनाइट तक किसी भी संख्या में हम 1 का गुणा करेंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, हमारा जो गुणनफल आएगा, वही संख्या आएगी। यहाँ पे देखिए वही दिखा रहा है, a गुणे 1 बराबर a हमारा आ गया। ठीक है, इजी लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 5 में भी हम 1 का गुणा करेंगे तो ये हमारा 5 आएगा। 8 में भी हम 1 का गुणा करेंगे तो ये 8 आएगा। 105 में भी 1 का गुणा करेंगे तो भी 105 आएगा। 9999 में भी हम 1 का गुणा करेंगे तो 9999 ही आएगा। यानी किसी भी संख्या में अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारा परिणाम वही संख्या आएगी। ठीक है, समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं इसमें, पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रियाएं क्या होती हैं। अभी तक सीखा है योग का, गुणनखंड का, गुणा का, और तीसरा हमारा आता है पूर्ण संख्याओं में भाग की संक्रियाएं। पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परीक्षण। किसी पूर्ण संख्या में शून्य से भाग परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब वो संख्या इनफाइनाइट है। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई संख्या a है, उसमें हम 0 का भाग करें तो ये परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट है, अनंत है। ठीक है, किसी भी संख्या में हम 0 का अगर भाग करें तो संख्या क्या है, अपरिभाषित है, परिभाषित है, इसका मतलब इनफाइनाइट है। ठीक है ना, 0 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो। दूसरा इसमें देखते हैं, पूर्ण संख्याओं में 1 से भाग परीक्षण। किसी भी संख्या में अगर हम 1 से भाग करेंगे तो हमारा जो परिणाम आएगा वही संख्या आएगी। जैसे गुणे में मैंने देखा, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमारा परिणाम वही संख्या आती है, तो इसमें भी सेम वही कंडीशन है। किसी भी संख्या में हम 1 से भाग करते हैं तो हमारा जो परिणाम आता है वही संख्या आता है। ठीक है, इसका मतलब ये है, a है, उसमें हम 1 का भाग करें तो उसका परिणाम a ही आएगा। 5 है, उसमें हम 1 का भाग करें तो 5 ही आएगा। 12 है, 1 का भाग करें तो 12 हमारा परिणाम आएगा। हम देख रहे हैं किसी भी संख्या में हम 1 से भाग कर रहे हैं तो परिणाम हमारा सेम संख्या आ रही है। इसमें भी देखिए 5 है तो 5 आ रही है, 12 है तो 12 आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शून्य में किसी शून्योत्तर संख्या से भाग का परीक्षण। शून्य में, शून्योत्तर का मतलब होता है शून्य को छोड़कर, अगर हम शून्य को छोड़कर उसके अलावा से भाग किया जाए तो उसका उत्तर हमेशा 0 आएगा। ठीक है ना, जैसे अगर मान लीजिए 0 है, 0 में हम a का भाग करेंगे तो इसका परिणाम हमारा 0 आएगा। अभी देखिए वहाँ पे अब परिभाषित वाले में इसका उल्टा था, a/0 था तो इसका इनफाइनाइट आ रहा था, लेकिन इसमें 0 बटे अगर कोई भी संख्या है तो हमारा परिणाम 0 आएगा। 5/0 है, 0/5 है तो ये हमारा आएगा 0। 0/12 है तो ये हमारा आएगा 0। 0/105 है, कोई भी संख्या है तो इसका परिणाम हमेशा 0 आएगा। अगर अंश में 0 है और हर में कोई भी संख्या है तो इसका परिणाम हमेशा 0 आता है। ठीक है, आते हैं इस इकाई में हमने सीखा, यदि दो पूर्णांक संख्याओं को जोड़ा जाए तो उनका योगफल सदैव एक पूर्ण संख्या होता है। बिल्कुल होता है। इसे पूर्ण संख्याओं में योग का समवर्ग प्रगुण कहते हैं। ठीक है, गुण लिखा हुआ है, प्रगुण कहते हैं या प्रगुण कहा जाता है। दूसरा हमने सीखा, दो पूर्ण संख्याओं के योग पर संख्याओं के
क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे पूर्ण संख्याओं का योग का क्रम विनिमय कहा जाता है, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ये कह रहा है। यदि किसी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो उसका योगफल वही संख्या रहता है। किसी संख्या में अगर 0 को जोड़ दिया जाए तो उसका परिणाम वो संख्या रहता है। इसलिए 0 को पूर्ण संख्या में योग का तत्समक अवयव कहा जाता है। 3 पूर्ण संख्या 4 देखिए, पूर्ण संख्याओं को जोड़ते समय यदि किसी 2 का समूह पहले बना लिया जाए तो योग पर कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे पूर्ण संख्याओं का योग का सहचार परगुण कहा जाता है। ठीक है। 5वां देखिए, पूर्ण संख्याओं में घटाने के लिए कोई समवरक अवयव नहीं होता है। घटाने का कोई समवरक परगुण नहीं होता है। ठीक है। क्या करना है आपको, इस बरकाती एजुकेशन पॉइंट को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब ज़रूर करना है ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो सबसे पहले आपके ऊपर नोटिफिकेशन जाए, मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये बरकाती एजुकेशन पॉइंट चैनल पे कोई वीडियो अपलोड हुई है। ठीक है। धन्यवाद।